हर साल जब इनकम टैक्स का मामला आता है बहुत से लोगों को उलझन होती है। टैक्स का नाम सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये गाइड आपकी ये घबराहट दूर करेगा। भारत में सिर्फ लगभग 6.68% जनसंख्या ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है। या तो बाकी लोगों की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है, या फिर कई लोग जानकारी की कमी के कारण फाइल नहीं करते। हम यहाँ टैक्स चोरी करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल है। इस गाइड में हम सैलरी पर काम करने वाले नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यवसायी, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और स्टूडेंट सभी के लिए आसान भाषा में बताएंगे कि इनकम टैक्स कैसे काम करता है। साल 2025 के नए नियम और स्लैब्स, यूनियन बजट 2025 के अनुसार हम आपको टैक्स की दुनिया से परिचित कराएंगे कि आपकी कौन सी आमदनी पर टैक्स लगता है, टैक्स रेट कैसे निर्धारित होते हैं, कैपिटल गेन्स में क्या चेंजेस हैं, कौन से तरीके से आप टैक्स बचाने की जो छूटें होती हैं उनको ले सकते हैं, पैन को आधार से जोड़ना क्यों जरूरी है, देर से फाइल करने पर क्या जुर्माना पेनल्टी लग सकता है और टैक्स फाइल करने के क्या फायदे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि आमदनी के इनकम के कितने प्रकार हैं, कितनी टाइप्स ऑफ इनकम है। तो इनकम टैक्स के लिए आपकी जो टोटल इनकम है उसको अलग अलग सोर्सेज में बांटकर देखा जाता है। आप कुछ भी कमाएं वो इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में फिट होता है। एक एक करके इनको समझते हैं। पहला जो आपका हेड होता है, जो सोर्स होता है, वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। अगर आप नौकरी करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो ये आपकी इनकम का पहला प्रकार है। इसमें बेसिक पे, डीए और जो विभिन्न अलाउंसेस वगैरह शामिल हैं। अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो उसे भी सैलरी की तरह ट्रीट किया जाता है। सैलरी इनकम पर एम्प्लॉयर पहले से कुछ टैक्स काट सकता है, जिसे हम टीडीएस कहते हैं, जो आगे जाकर टैक्स फाइलिंग के समय पर एडजस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई रवि है, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसको महीने का 50,000 रुपया वो कमाता है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम द सैलरी है, ये 50,000 रुपया। दूसरा सोर्स होता है गृह संपत्ति से आय, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा घर या प्रॉपर्टी है और आप उससे किराया कमाते हैं तो ये आमदनी इस श्रेणी में आती है। पहले सिर्फ एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाकर उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, पर अब इंटरिम बजट 2019 के बाद आप 2 घर तक बिना कंडीशन के सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक डोरेमोन है, उसके पास 2 मकान है। एक में वो खुद रहता है, उस पर उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा उसने किराए पर दिया है, जिससे उसे महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं। तो उस 10,000 पर महीने को साल के वो बन जाएंगे 1,20,000 रुपया। उस पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद बची रकम पर टैक्स लगेगा। इस इनकम में सरकार आपको फ्लैट 30% की छूट देती है, ताकि आप अपने घर के खर्चे इसमें इस इनकम से कवर कर सके। थर्ड हेड है आपका प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। ये उस व्यक्ति के लिए है जो खुद का बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कमाता है। यानी अगर आप एक दुकानदार हैं या फ्रीलांसर हैं, डॉक्टर, सीए, लॉयर जैसी कोई भी प्रोफेशन चला रहे हैं, तो आपकी ये कमाई इस हेड में आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि शिनचैन है, उसकी एक छोटी किराने की शॉप है, तो पूरे साल में अगर उसका जो कुल टर्नओवर है मान लीजिए 20 लाख रुपया है, अच्छा खासा कमा लेता है शिनचैन। पर अगर उसमें से उसने माल खरीदने, रेंट हो गया उसके जगह का, बिजली आदि के 15 लाख मान लो, सारा सब कुछ मिला के खर्चा उसका आ गया, तो जो उसका मुनाफा है वो 20 लाख में ये 15 लाख का खर्चा निकालेंगे तो 5 लाख बचेगा। तो ये उसका मुनाफा, और टैक्स इसी मुनाफे पर लगेगा, ना कि 20 लाख पर। चौथा जो आपका सोर्स होता है, हेड होता है, वो होता है कैपिटल गेन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आप अपनी कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं और उससे मुनाफा होता है तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अब कैपिटल एसेट्स क्या है? ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जमीन होगी, मकान, सोना हो गया, ऐसी कई चीजें। तो इन पर अलग तरह से टैक्स रेट लगते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के अनुसार, जो होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है कि आपने वो एसेट, जैसे मान लीजिए आपने शेयर्स लिए तो आपने कितनी देर तक वो शेयर रखे थे बेचने से पहले, तो उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। ये लगता है जैसे लिस्टेड जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर वो 12 महीने या उससे कम समय के लिए रखे गए हैं। और अगर रियल एस्टेट की बात करें, गोल्ड की या डेट म्यूचुअल फंड्स की, वो अगर 24 महीना या उससे कम समय के लिए रखे गए हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है अगर आपको, जब उसको बेचेंगे और आपको मुनाफा होगा। और अगर ये एसेट्स 12 या 24 महीने से ज्यादा समय के लिए रखे गए हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आते हैं। अब अगर बात करें 2025 के नए नियम के अनुसार इन पे क्या टैक्स रेट लगते हैं,
तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आपको बता दूं पहले सिर्फ 1 लाख तक की मुनाफे पे छूट थी, अब 1.25 लाख यानी 1,25,000 तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है। इससे अधिक मुनाफे पर आपको 12.5% तक आपको मतलब कि टैक्स लगेगा बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के। मैं बताता हूं आपको इंडेक्सेशन क्या है थोड़ी देर में। दूसरा, अगर आप रियल एस्टेट, गोल्ड या डेट म्यूचुअल फंड्स उसको आप बेचते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, मतलब 24 महीने के बाद, तब भी आपको 12.5% टैक्स देना है बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के। तो यानी सेम एज इक्विटी शेयर्स। अब बात करते हैं कि इंडेक्सेशन का क्या मतलब है। इंडेक्सेशन एक पुरानी स्कीम है जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए टैक्स को कम करने में मदद करती है। पहले जैसे रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे जो एसेट्स है ना, उन पे इंडेक्सेशन का लाभ मिलता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है क्योंकि टैक्स रेट्स भी उन्होंने उस तरह से एडजस्ट गवर्नमेंट ने किए हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे कैसे टैक्स लगते हैं। अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और वो 12 महीने या 12 महीने से कम रखे गए फिर बेचे गए, तो उसमें 20% फ्लैट टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर रियल एस्टेट, गोल्ड या डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहां आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेंगे, जो हम आगे आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या स्लैब्स हैं दोनों रेजीम में, ओल्ड रेजीम में भी और न्यू रेजीम में। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कैपिटल गेन्स को समझने के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हेड होता है जो इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। तो पहली एग्जांपल करते हैं कि मान लीजिए रवि ने 3 साल पहले 1 लाख के शेयर्स खरीदे थे और अब उन्हें वो 1.5 लाख में बेच देता है, तो उन्होंने 50,000 का मुनाफा कमाया है। तो शेयर्स को 1 साल से ज्यादा रखने पर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि 1.25 लाख तक तो एग्जाम्पशन मिलता है, तो रवि को कोई टैक्स नहीं लगेगा इस 50,000 के कैपिटल गेन। लेकिन अगर रवि ये 1 साल के अंदर ही बेच देता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता एट 20%, जैसे मैंने आपको बताया। तो यानी अगर 50,000 रुपए का यहाँ मुनाफा हुआ तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या रहेगा, 50,000। तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपए, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्टी की, कि अगर हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो मान लीजिए इसी रवि की बात करते हैं कि रवि ने जो अपना घर है वो 2 साल बाद बेचा। तो अब 2 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। मान लीजिए उसने ये जो घर खरीदा था वो 1 करोड़ में खरीदा था, इसको उसने बेचा 1.5 करोड़ में, तो कितना कैपिटल गेन हुआ, 1.5 करोड़ माइनस 1 करोड़ यानी 50 लाख रुपए का उसको कैपिटल गेन हुआ। अब कितना टैक्स देगा वो, 50 लाख में कितना मैंने बोला था 12.5%, 1.25 लाख तक माफ है, पर ये 1.25 लाख के ऊपर है तो इस पे 12.5% का लगेगा, जो 50 लाख का 12.5% मतलब 6.25 लाख रुपया। पांचवा जो हेड, मैंने 4 हेड बता दिए, पांचवा हेड होता है अन्य स्रोतों से जो आपकी इनकम होती है। इस श्रेणी में वो सब आमदनी आती है जो ऊपर के 4 हेड्स या सोर्सेज में फिट नहीं होती। आमतौर पर इसमें बैंक के ब्याज, फिक्स डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड से अगर कोई इनकम आती है, डिविडेंड मिलता है आपको शेयर्स पे, या लॉटरी आप जीतते हैं, कोई गेम शो में आप जीतते हैं पैसे, कोई भी ऐसी इनकम, इनाम या कोई जैकपॉट या कोई कैजुअल इनकम, ये सब इसमें शामिल होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रिया का एक सेविंग अकाउंट है जो जिसमें 5 लाख रुपए पड़ा है, जिस पर उसको साल भर में 15,000 रुपए ब्याज मिला, तो ये उसकी अन्य स्रोत से आय है। ध्यान रहे कुछ इनकम्स को सरकार ने पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया है, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 10 के अंदर ये एग्जाम्पशंस हैं। जैसे स्कॉलरशिप से जो पैसा मिलता है आपको पढ़ाई के लिए बच्चों को, उस पे टैक्स नहीं लगता। इसी तरह कृषि से कोई आय है आपकी, कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री है। लेकिन लॉटरी जीतना एग्जेम्प्ट नहीं है। एक्चुअली लॉटरी, गेम शो जीतने पर तो फ्लैट 30% का टैक्स कटेगा, चाहे आपकी और कोई इनकम हो या ना हो। भाई वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि वो कैजुअल इनकम है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इनकम टैक्स रेट्स की बात करेंगे, दोनों रेजीम में क्या स्लैब्स हैं, क्या रेट हैं, क्या दरें हैं, क्या दोनों रेजीम में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं? इनकम टैक्स स्लैब्स का मतलब है जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, जिस पे टैक्स लगेगा, वो किस रेंज में है, उसके हिसाब से ही टैक्स रेट्स लगते हैं। वर्तमान मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2 पैरेलल सिस्टम्स हैं जो काफी सालों से चल रहे हैं, 4-5 सालों से, लेकिन अभी मतलब 2 हैं, जिसमें एक है पुराना रजीम जिसमें आपको कई डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस का फायदा आप ले सकते हैं, और लेकिन उसमें जो स्लैब्स होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं। और एक है नया रजीम जिसे 2020 से लॉन्च किया गया, जिसमें टैक्स रेट्स काफी कम हैं, पर जो ज्यादातर डिडक्शंस होती हैं ना, वो आप नहीं ले सकते इसमें। तो नई टैक्स रजीम के अगर स्लैब्स की बात करूं मैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से, तो मैं आपको बता दूं 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रजीम का मैं बता रहा हूँ, 4 लाख तक, 1 रुपये से लेकर 4 लाख तक की कमाई में 0% कोई टैक्स नहीं। फिर 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख तक 5% लगेगा, 8 लाख 1 से 12 लाख तक 10%, 12 लाख 1 से 16 लाख तक 15%, 16 लाख 1 से 20 लाख तक 20%, फिर 20 लाख 1 से 24 लाख तक 25% और 24
लाख के ऊपर जितना भी है उसमें 30% लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है जो सेक्शन 87A की रिबेट हम लेते हैं उसको भी बढ़ा दिया गया है न्यू रेजीम में। पहले आप देखोगे न्यू रेजीम में पिछले साल तक 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, जिसमें 25,000 तक का हमें टैक्स रिबेट मिलता था। अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा रिबेट बढ़ने की वजह से। मतलब अब 25,000 नहीं, अब 60,000 का जो टैक्स जो बनता है 12 लाख रुपए की इनकम पे, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। सैलरी जो अर्न करते हैं उनके लिए तो और खुशी की बात है, क्योंकि सैलरी पर 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। यानी अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं जिनकी सालाना पूरे साल की जो टोटल सैलरी अगर 12,75,000 भी है, तो नए रेजीम में आपको 1 पैसा इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये नए स्लैब और ये जो टैक्स रिबेट है इसकी सबसे बड़ी जो राहत है वो 2025 बजट में मिडिल क्लास को ये दी गई थी। अब बात करते हैं पुराने टैक्स रेजीम की, क्योंकि काफी लोग पुराने टैक्स रेजीम के हिसाब से अपना टैक्स भरेंगे, क्योंकि उन्होंने कई जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, वो डिडक्शंस लेना चाहते हैं। इसमें पुरानी टैक्स रेजीम में क्या है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख 1 रुपया से लेकर 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक आपको 5% अपनी 5% टैक्स लगेगा 2.5 लाख के ऊपर। बट 2.5 लाख तक कोई नहीं है। 2.5 लाख एक से जो 5 लाख की इनकम है, जो 2.5 लाख बनती है उस पर 5% है। फिर 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक अगर इनकम है वहां 20% लगेगा, और अगर आपकी 10 लाख के ऊपर है तो 30% लगेगा। ये जो स्लैब्स मैं आपको बता रहा हूँ पुरानी मतलब टैक्स रेजीम में, ये 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए शुरुआत की जो एग्जाम्पशंस होती हैं वो थोड़ी ज्यादा है। जैसे 3 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 लाख के ऊपर लोग हैं उनके लिए 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, और 5 लाख से ऊपर सीधा 20%, मतलब 5 से 10 लाख तक, और 10 लाख के ऊपर 30%। ओल्ड रेजीम में भी सेक्शन 87A का रिबेट उन लोगों के लिए है जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या कम है। मतलब उनका आप अप टू 12,500 तक का आपको टैक्स माफ हो जाता है। इफेक्टिवली ये 5 लाख तक मतलब आपको कोई टैक्स नहीं है पुराने रेजीम में, और सैलरी वालों को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। एक एग्जाम्पल हो जाए पुरानी और न्यू रेजीम में, मान लीजिए कि रमेश की जो टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख है और उसने कोई ATC ATD की डिडक्शन नहीं ली है। पुराने रेजीम में उसका जो टैक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा 10 लाख में, 2.5 लाख तक नहीं होगा। 2.5 लाख से 5 लाख कितना बनता है, 12,500 बनता है 5%। 5 से 10 लाख में बनता है 20% के हिसाब से 1 लाख। तो टोटल जो इसका आपको बनेगा टैक्स वो बनेगा 1,12,000 रुपया, क्योंकि इसकी 10 लाख इनकम मैंने मानी। अब मान के चलिए नए रेजीम 2025 में, तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 87A के रिबेट के कारण वहां कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम जो आपकी 12 लाख से अगर कम है, इस केस में रमेश की 10 लाख ले रहा हूँ, तो इसमें तो कोई टैक्स ही नहीं है, इसमें फाइनल टैक्स 0 हो जाएगा। तो यानी रमेश को नई रेजीम में बिल्कुल टैक्स नहीं देना, जबकि पुराने में 1,12,000 देना पड़ता। अब अगर रमेश बहुत सारी डिडक्शंस ले भी ले तब भी पुराने में कम से कम कुछ ना कुछ टैक्स तो देना पड़ता, पर नए में वो सीधा 0 तक पहुंच गया रिबेट की वजह से। तो इस एग्जांपल से समझ आता है कि सरकार नई रेजीम को क्यों प्रमोट कर रही है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो पुराने टैक्स रेजीम में हैं, जैसे कि सेक्शन 80C। ये सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी डिडक्शन है। आप अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट की कुछ चीजों पर 1.5 लाख रुपए पर साल तक की कटौती अपनी टैक्सेबल इनकम से ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जैसे EPF, PPF, LIC, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, NSC, यूलिप, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग FD एंड मैनी मोर। दूसरी सेक्शन रहती है इंपॉर्टेंट, सेक्शन 80D। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ी छूट है। आप अपने और अपनी फैमिली यानी स्पाउस या बच्चे के मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 पर ईयर तक डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और वो 60 साल से कम है, तो उनके लिए भी 25,000 अलग से, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, मतलब 60,000 उनकी उम्र है या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन रहती है वो रहती है 80CCD1B। ये यूज होती है NPS में इन्वेस्टमेंट। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80C के 1.5 लाख के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है। ये 50,000 तक अलग से है। यदि आपका एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूट करता है आपकी बेसिक सैलरी का कुछ %, तो वो अलग से सेक्शन 80CCD2 में भी एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप NPS के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ 5,000 निवेश करके आप 1.5 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, NPS के फीचर्स, टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड्स, क्या NPS से जुड़े पैसे रिटायरमेंट के लिए काफी हैं, NPS वात्सल्य, तो आप वीडियो को चैनल पे देख सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 80 TTA। बचत खाते में आप कुछ पैसे रखते हैं तो उस पर थोड़ा ब्याज मिलता है। ये ब्याज टेक्निकली अदर सोर्सेज वाली इनकम है, पर 80 TTA के तहत नॉन सीनियर सिटीजन को 10,000 तक के सेविंग्स इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं देना पड़ता।
अगली सेक्शन है सेक्शन 80 टीटीबी। ये 80 टीटीए का ही बड़ा भाई है, जो 60 प्लस यानी सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनके लिए है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स हो या एफडी आरडी सब मिला के जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर 50,000 तक इसमें छूट मिलती है। बजट 2025 में तो इस लिमिट को भी डबल करके 1 लाख करने का प्रपोजल आया है। अगर ये पास हुआ तो वरिष्ठ नागरिक अपने ब्याज आमदनी पर पहले 1 लाख तक टैक्स फ्री क्लेम कर पाएंगे, जो बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि बहुत से पेंशनर्स की इनकम का मेजर सोर्स एफडी का ब्याज ही होता है। अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 80E। अगर आपने हायर एजुकेशन अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के या बच्चे के लिए बैंक से एजुकेशन लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, पूरा अमाउंट आप डिडक्शन ले सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने आपका जो पैन है उसको आधार से जोड़ना मैंडेटरी कर दिया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत अगर आप एक एलिजिबल इंडिविजुअल हैं जिसको पैन अलॉट हो चुका है तो आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। अगर नहीं किया तो पैन आपका इनऑपरेटिव यानी काम नहीं करेगा, जिसके बहुत नुकसान है। लाइक आप इनकम टैक्स रिफंड नहीं ले सकते, खाता नहीं खुलवा सकते। ये जो लिंकिंग हो रही है आधार पैन के फ्रॉड से रोकने के लिए और एक यूनिफाइड आइडेंटिटी बनाने के लिए लाया गया स्टेप है। अगर अब तक नहीं आपने लिंक किया है तो तत्काल प्रभाव से अपना पैन आधार जोड़ लें, जिसमें आपको 1000 रुपए की पेनल्टी अभी लग सकती है। देरी या यहाँ अगर आप गलती करते हैं आईटीआर भरने में या आईटीआर से रिलेटेड कोई आप गलती करते हैं तो उसमें जुर्माना और कई पेनल्टीज लगती हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि टैक्स के मामले में ईमानदारी सबसे बड़ी पॉलिसी है। अगर आप जाने अनजाने किसी तरह की गलती या चोरी करते हैं तो इनकम टैक्स लॉज में कई प्रकार के दंड का प्रावधान है। जैसे आप आईटीआर फाइल ही नहीं करते, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, अगर आप फाइल करने लायक थे फिर भी आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको सेक्शन 234F के तहत 1000 से 5000 तक लेट फी देनी पड़ सकती है, जो आपकी इनकम के अनुसार डिसाइड की जाती है। दूसरा, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई, मतलब अगर आपने कोई अंडर रिपोर्टिंग की या मिस रिपोर्टिंग की, तो डिपार्टमेंट असेसमेंट में पकड़ लेता है। अंडर रिपोर्टेड इनकम पर 50% तक का पेनल्टी टैक्स अमाउंट पर लग सकता है। और अगर इंटेंशनल मिस रिपोर्टिंग पाई गई, जैसे कि अगर आपने मतलब झूठा एक्सपेंस दिखा दिया, तो ये पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स तक जा सकता है। अब बात करते हैं टैक्स फाइल करने के फायदों के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी तो टैक्सेबल इनकम थ्रेशहोल्ड से कम है, मैं क्यों आईटीआर फाइल करूं। असल में चाहे आपकी इनकम कम हो या आप स्टूडेंट हो, आईटीआर फाइल करके आपको कुछ फायदे जरूर मिलते हैं। जैसे लोन और क्रेडिट लेने में सुविधा, चाहे घर खरीदने का होम लोन हो, गाड़ी के लिए ऑटो लोन या कोई पर्सनल लोन, बैंक अक्सर पिछले 2-3 साल के आईटीआर डॉक्यूमेंट्स मांगते ही हैं। दूसरा फायदा है टैक्स रिफंड पाने के लिए। मान लीजिए प्रिया एक स्टूडेंट है जिसे पार्ट टाइम इंटर्नशिप से 2,40,000 रुपए मिले साल में, उस पे कंपनी ने 5,000 रुपए का टीडीएस काट दिया। अब प्रिया की टैक्सेबल इनकम तो बेसिक एग्जाम्पशन से कम थी, तो उसको पूरा 5,000 रिफंड मिल सकता है, पर अगर वो रिटर्न फाइल करे, वरना वो पैसे सरकार के पास ही रहेंगे। तीसरा मुनाफे की अगर बात करें वो है लाइक इंश्योरेंस क्लेम या कंपेंसेशन केसेस में। ये थोड़ा अनयूजुअल पॉइंट है, पर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कभी आपको इंश्योरेंस क्लेम, जैसे एक्सीडेंट कोई क्लेम है, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़े, तो वहां आपकी इनकम का हिसाब आईटीआर से ही प्रूव होता है, जिससे कंपेंसेशन डिसाइड होता है। बिजनेसेस के लिए भी कोई डिस्प्यूट में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आईटीआर एक क्रेडिबल एविडेंस है, तो भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़े आपके पास पिछले साल की आईटीआर होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस नाम की एक कंप्लीट गाइड आपको इनकम टैक्स का एक अच्छा ओवरव्यू देने में सफल रही। आप चाहे सैलरीड हो, व्यवसायी हो या स्टूडेंट, अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब इनकम टैक्स की बात निकलेगी। अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो कमेंट करके बता देना, मैं उसका जवाब कमेंट या नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।